Jai Hind everyone, this is Pankaj Kumar. Today we are going to study the AIDS, in which we deal with how AIDS will cause and how it transmits from one person to another person, and what will be the treatment or how we prevent AIDS from spreading from one person to the another person. So let's begin. एड्स जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड्स की, है ना। तो जो बोर्ड्स में अगर हम लोग बात करेंगे, बोर्ड्स में तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और नीट में कभी कभी इससे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से एड्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत रेयर है कि एक क्वेश्चन शायद आए। रेयर इसलिए क्योंकि देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत लंबा चैप्टर होता है, तो उसमें शायद ही कभी एड्स से वो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, बट हम लोग इसके कोई नंबर्स पे नहीं कर सकते, हर साल नहीं पूछता। तो अब एड्स में जो बीमारी है ये होती है किसकी वजह से? कॉजल ऑर्गेनिज्म था वायरस। लेकिन वो कौन सा वायरस था ये बात हमें पहले नहीं पता थी, जब तक 2 साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में हमें बताया नहीं। तो इसको सर्च करने के लिए इन लोगों ने 2 साइंटिस्ट हैं, और इन दोनों साइंटिस्ट का नाम था ल्यूक मॉन्टेगनर और एक का नाम है फ्रैंकोइस। ये 2 साइंटिस्ट लोगों ने इस वायरस के बारे में हमें बताया। एड्स की मतलब बहुत प्रोबेबली ये बताया कि एड्स किस वायरस से हो रहा है और वो कैसे फैलता है, कैसे उसे बचा जाए, ये चीज है इन लोगों ने बताया। इस काम के लिए इनको पैसे मिले, सॉरी पैसे की बात नहीं, इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिले। और नोबेल प्राइज तो वन ऑफ द बड़ा प्राइज है सबसे साइंस के फील्ड में, ठीक। तो नोबेल प्राइज इनको मिला कि ये वायरस ढूंढने के लिए। ये वायरस है कौन सा? ये वायरस है आपका HIV वायरस, HIV, ठीक। इसका नाम HCLV3 था पहले, HCLV3। जब सबसे पहली बार की यूएस में साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम दिया था HCLV3 था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या हुआ? HIV हुआ था। HCLV3 को जानने की जरूरत आपको नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि HIV वायरस जो है वो करता क्या है, ठीक। आप इसको अच्छे से समझ लेते, बहुत अच्छे से समझना, और इसको समझ लोगे तो फिर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सपोज कि ये XYZ आदमी था, मस्त है ना, ये खुश था, ठीक है, तब तक इसको HIV वायरस ने अटैक नहीं किया। तो ये बात है लगभग 1981 की बात, ठीक है। 1981 के बाद से 1986 ले लो, ठीक। तो 1986 के बाद 1986 में 1986 में क्या हुआ? तो 1986 में पहली बार भारत में किसी आदमी को HIV हुआ। वो कैसे हुआ एक बार देखते हैं, ठीक है। कैसे हुआ? प्रोस्टिट्यूट थी। प्रोस्टिट्यूट मतलब कि प्रोस्टिट्यूट मतलब होप से कि आप समझते नहीं तो आप गूगल कर लो, ठीक। तो वो प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक। अब वो उसके अंदर HIV वायरस आया, HIV वायरस इसके अंदर आ गया। तो HIV वायरस कैसा है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखो ये HIV वायरस इसके अंदर आ गया। HIV वायरस जैसे ही आया, ठीक, HIV वायरस जैसे इसके अंदर आया, तो अब वो क्या करता है कि यहाँ पे मौजूद जो मैक्रोफेज थे, इसके अंदर जो मौजूद मैक्रोफेज है ना, इसके अंदर मौजूद जो मैक्रोफेज है, इन मैक्रोफेज को ये क्या करने लगा, इन मैक्रोफेज के अंदर जाके अटैक करा। तो अब वायरस के पास जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डायरेक्टली DNA नहीं बनाता इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA DNA बना सकता है अगर इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो।
रिवर्स ट्रांस, अगर इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए बना सकता है, जो कि इस वायरस के पास होता है। अब ये क्या करता है, इसके पास अटैक कर रहा है और इसके अंदर जो डीएनए है वो इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे इसने इसमें अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद से क्या करेगा कि अपनी कॉपी बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, इससे इसने क्या किया, अपना डीएनए बनाया। तो आपको जो ब्लू कलर का जो डीएनए दिख रहा है अब वो वायरस का डीएनए होगा। जब तक ये वायरस फ्री था, एनवायरमेंट में ऐसे था, तो इसके पास क्या था, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम के साथ ये आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके पास थे वायरस के पास। अब जैसे उसने अटैक किया मैक्रोफेज में, ह्यूमन के मैक्रोफेज में, तो उसने इस एंजाइम की मदद से क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। डीएनए बना लेने की वजह से क्या करेगा, आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए, डीएनए बना लेने की वजह से मैक्रोफेज के अंदर क्या करेगा, मैक्रोफेज के अंदर ह्यूमन के जो डीएनए है उसके साथ जुड़ जाएगा। ह्यूमन के डीएनए के साथ जुड़ जाने की वजह से एक नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि अब जो काम ये ह्यूमन का डीएनए हमारे लिए करता था, अब वो काम क्या किसके लिए करेगा, वो वायरस के लिए करेगा। जब ये कॉपी बनाएगा तो ये वायरस भी अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनाएगा। फाइनली ये देखोगे कि जो काम इस डीएनए को करना चाहिए था वो काम नहीं करके वो काम किसका करेगा, इस वायरस का करेगा। ठीक, जब ये इस वायरस से कॉपी करने लगता है, उसी का काम करने लगेगा, उसी के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, देन ये बहुत सारे वायरस बना लेता है। क्या बनाता है, ये बहुत सारे वायरस बना देता है। ठीक है, इस क्या हो जाएंगे, बहुत सारे वायरस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वायरस हो जाने की वजह से अब क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसी सेल के अंदर, और ये सेल को क्या कर देंगे, इस सेल को बेटा रैप्चर कर देंगे। क्या कर देंगे, इस सेल को ऐसे रैप्चर कर देंगे, और रैप्चर करके फिर यहां से रैप्चर करके यहां से बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे। ठीक, बाहर निकलने के बाद से फिर क्या होगा, बाहर निकलने के बाद से ये क्या करेगा, ये अदर टी सेल्स को, हमारे सेल में, हमारे शरीर में मौजूद जो टी सेल है, जो हमारे पास टी सेल है, देखो मैं टी सेल को टी के शेप में बना रहा हूं, बट टी सेल टी शेप में नहीं है। ठीक है, ये हेल्पर टी सेल, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, ये टी सेल जो हमारे पास है, ये सारे के सारे वायरस कहां चले जाएंगे, इस टी सेल में चले जाएंगे। टी सेल क्या करता है, टी सेल जो होता है वो हमारे बी सेल की मदद करता है। टी सेल क्या करता है, टी सेल हेल्प्स, ये हेल्प करेगा बी सेल को किस काम में, एंटीबॉडी बनाने में। किस बात, क्या काम बनाने में, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट काम करता है, ये काम करता है। ठीक है, अब टी सेल को ये जाकर रैप्चर करते जाएगा, बार बार इसके अंदर जा रहा है, ये कहां चला गया, इस टी सेल में चलेगा, फिर वापस इसने अपना रेप्लिकेशन किया, बहुत सारे क्या बना दिया, बहुत सारे नए वायरस बना दिए। ठीक है, अब बहुत सारे नए वायरस बना दिए, ये वायरस वापस यहां से निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे तो उस दौरान ये टी सेल को क्या कर देंगे, रैप्चर कर देंगे। जब वो निकलेंगे तो टी सेल को यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ये यहाँ पे बेटा रैप्चर कर दे रहे हैं। तो रैप्चर कर देने की वजह से फिर वापस से क्या देखोगे आप कि टी सेल तो खत्म हो गया, टी सेल क्या हो गया, खत्म हो गया, टी सेल हमारा खत्म हो गया, टी सेल खत्म हो गया, अनदर टी सेल को फिर से वो दूसरे टी सेल को खत्म करते जाएंगे। इट मीन्स कि अगर टी सेल ही खत्म होते चला जा रहा है, टी सेल की संख्या घटते चली जाएगी, तो क्या आपके पास एंटीबॉडी बनेगा, नहीं बन पाएगा, एंटीबॉडी की भी संख्या मात्रा घटती चली जाएगी। तो आपने सीधा सीधा देखा कि अगर टी सेल नहीं है तो बी सेल को हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा, हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आपको, अगर आपको मलेरिया हुआ, ठीक है, कॉमन कोल्ड हुआ, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी केस हुआ इनमें से, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडी अब नहीं रहा। तो इस वजह से आप क्या देखते हो, इस वजह से आप देखते हो कि आपको एड्स हो जाने की वजह से, किसी आदमी को एड्स हो जाने की वजह से वहां पे टी सेल क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। टी सेल खत्म हो जाने की वजह से वो एंटीबॉडी नहीं बनाता, और उसकी इम्यूनिटी जो है, लोगों से जो लड़ने की जो क्षमता है वो एकदम घट जाती है। ये बात आई ना समझ, तो अगर नहीं तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो उसकी इम्यूनिटी घट जाएगी और किसी भी बीमारी से वो मर जाता है। अच्छा, ऐसा होने में कितना समय लगता है, मतलब कब तक उसको पता चलेगा कि उसको सिम्टम्स आ गए या नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको लगता है लगभग 6 से 10 साल, किसी किसी को 10 साल में सिम्टम आ सकता है, किसी किसी को 6 महीने में भी आ जाएगा ना, 6 मंथ से लेके 10 साल तक ये टाइम लेता है सिम्टम्स दिखाने में। मैंने ये बताया कि ये
चेन्नई में, इंडिया में सबसे पहली बार चेन्नई में प्रोस्टिट्यूट में 1986 में देखा गया था इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड में कहां देखा गया था? वर्ल्ड में ये देखा गया था 1981 में यूएसए में। किसमें देखा गया था? होमोसेक्सुअल में। यूएसए के अंदर कहां? सॉरी, यूएसए में पता नहीं कहां, लेकिन यूएसए में जो होमोसेक्सुअल्स थे उनमें देखा गया। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी हमारे अंदर कहां से आ गई? ह्यूमंस प्रजातियों में ये बीमारी आई है अफ्रीका के जंगलों से। अफ्रीका के जो मोंकी है ना, बंदरों से ये बीमारी इंसानों के अंदर आई है। क्या तरीका है किसी बीमारी का आने का? मतलब क्या तरीका हुआ होगा जिससे ये यूएसए से चेन्नई में आ गया और चेन्नई से पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में फैल गया, है ना सिर्फ इंडिया में, ये यूएसए से पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है पूरी तरह से। तो क्या तरीका है कि ये इतनी तेजी से फैलता है और इसका क्यों उपचार नहीं है? ठीक है, इसका क्या मतलब कोई ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं है, तो क्यों नहीं है? और इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज गौर कीजिए कि वायरस का दो तरह का अटैक होता है। इस तरह में आपने देखा कि जिस सेल में वो रह रहा है उसी सेल को छेद कर देता है, मतलब जहां पे वो खा पी के बड़ा हो रहा है उसी को क्या कर दे रहा है? मार दे रहा है। तो इस तरह के सेल को हम लोग कहते हैं लाइसिस। क्या कहेंगे इसका? सेल का लाइसिस हो गया। और इस तरह के साइकिल को, वायरस के साइकिल को हम लोग लाइटिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, लाइटिक साइकिल। आ रही है बस। एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल कुछ वायरस मतलब रिप्रोड्यूस करने का तरीका है वायरस का। लाइटिक साइकिल में वो सेल को देख रहे हो रप्चर कर दे रहे हैं और फिर अपनी संख्या बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या देखोगे कि एक सेल है, वो सेल में एक वायरस था, वो वायरस अपना कॉपी बनाया, दो वायरल कंपोनेंट बन गए, दो वायरस बन गए। और अब ये क्या करेगा? इस सेल को रैप्चर नहीं करेगा, इस सेल को डिवाइड कर देगा। ठीक, तो यहां से आपको दो सेल मिल जाएगा, दो वायरस। ठीक, तो यहां पे फिर वापस ये यहां पे कॉपी करेगा, एक और सेल बनेगा, फिर यहां से दो बन जाएगा और ये तेजी में डिवीजन करते चला जाएगा। यहां पे वो सेल को रैप्चर कर रहा है क्या? यहां पे वो सेल को रैप्चर कर रहा है? नहीं, वो सेल में डिवीजन कर रहा है। क्या यहां पे वो सेल को रैप्चर कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जी। हाँ, यहां पे वो सेल को रैप्चर कर रहा है, तो लाइटिक साइकिल होगा ये वायरस का, है ना। यहां पे एक और बात आप ध्यान दो, मेरे पास बोर्ड में यहां पे मैं चीजों को कुछ मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए यहां पे कि इसने इस ह्यूमन बीइंग पे, इस प्रोस्टिट्यूट पे क्या किया होगा? इस प्रोस्टिट्यूट पे उन्होंने ये जो HIV वायरस है उसने क्या किया कि उसकी जो इम्यूनिटी थी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब टी सेल क्या कर रहा है? सेल एक सेल है लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट का टी टाइप है, और ये सेल क्या कर रहा है? सेल होने की वजह से इसको एंटीबॉडी बना रहा था, मतलब बी सेल को एंटीबॉडी बनाने में मदद कर रहा था। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब सेल की वजह से हमें इम्यूनिटी मिली। मेरे स्किन की वजह से मुझे इम्यूनिटी मिल रही है। कैसे? कि अगर कोई पैथोजन कहीं से डायरेक्ट आना चाहता तो स्किन मेरा आने नहीं देगा। ठीक है, ये फिजिकल इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी था। तो HIV वायरस क्या कर रहा है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एकदम घटा दे रहा है। ये बात आपको समझनी है। ठीक, अब यहां तक तो चीजें खत्म हो गई, यहां तक चीजें खत्म हो गई। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आपको बताता हूं कि सिम्टम्स क्या रहा होगा। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या रहा होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आरएनए से डीएनए बने। कभी भी हम लोग ने सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए नहीं देखा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे पहले बाल्टीमोर, टेमन एंड बाल्टीमोर ने बताया कि हाँ भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, आप आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होगा ये चीजें को हम लोग देख लेते हैं। HIV का वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक रेट्रो वायरस की प्रजाति है। ठीक है, HIV वायरस किस प्रजाति से है? रेट्रो वायरस से है। सिम्टम्स से पहले चलो सिम्टम देख लेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एड्स वायरस, यहां पे इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स दो तरह से आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं उसको क्या कहेगा? एड्स, ARC। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में आप लोग देखेंगे कि स्वैलन ऑफ लिम्फ नोड, है ना। लिम्फ नोड जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है? सूज जाता है। और क्या होता है? लिम्फ नोड सूज जाता है। नाइट में जो होता है स्वेटिंग होगी ना, नाइट में स्वेटिंग होगी, नाइट में स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग और क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द बीमारी में अगर आपको कुछ नहीं पता तो कम से कम फीवर तो आप लोग देख सकते हैं। कॉमन कोल्ड में मोस्ट ऑफ द बीमारी में आपको
फीवर देखिए, ये एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जब ह्यूमन बीइंग को सबसे पहली बार थोड़े बहुत जो सिम्टम्स आते हैं वो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इसको आने में कितना महीना लग सकता है? इसको आने में सिम्टम्स को पहली बार आने में लगभग 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी किसी में ये एकदम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो आपको 10 साल भी लग सकते हैं। दूसरा, आप और सिम्टम्स में आप क्या देख सकते हो? लेथर्जी देखोगे, और फिर फेरेंजाइटिस, नोसिया, रेसेस, लेथर्जी, फेरेंजाइटिस, नोसिया, ठीक, चक्कर आना, और फेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाएगा फेरिंक्स में। इस तरह से आप लोग कुछ सिम्टम्स देख लोगे। एक रेसेस भी लिख लो, रेसेस, ठीक, ये सारे सिम्टम्स थे आपको जो आपको समझ में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। रेसेस को हटा देगा, बाकी सब स्ट्रक्चर ऑफ एड्स है ना। देखिए यहां तक जो था स्टार्टिंग तक ये एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो शुरुआत में आते हैं सिम्टम्स, फिर बाद में ये सारे वेट लॉस को छोड़ के फीवर, हेडेक, लेथर्जी, फेरेंजाइटिस, नोसिया, ये सब लेटर ऑन आपको सिम्टम्स दिखेंगे। देखो एड्स जो होता है, एड्स में जो पेशेंट होते हैं वो एड्स के पेशेंट डायरेक्टली HIV वायरस के अटैक से तो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मरते हैं किसी और बीमारी से। बहुत अजीब बात है। एड्स का जो वायरस होता है वो ह्यूमन बीइंग को कमजोर कर देता है, उसकी इम्यूनिटी को घटा देता है, लेकिन वो डायरेक्टली एड्स के वायरस से नहीं मर रहे हैं, वो किसी और इन्फेक्शन से मर जाएंगे। अगर मुझे एड्स हो गया तो फिर क्या होगा कि मेरा इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, मैं कितना भी घर में एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहूं, मतलब एकदम कैद होकर रहूं, तो अगर मुझे किसी भी कारण से एलर्जी होगी तो मैं छींकते छींकते मर गया, मुझे परफ्यूम से या फिर किसी भी चीज से, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। छोटा से छोटा बीमारी से आदमी फिर मर जाता है। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने एकदम HIV वायरस मिलकर तैयार है। किसी को इन्फेक्ट नहीं करने जा रहा, लेकिन हमारी समझ को बढ़ाएगा कि क्यों ये बाकी वायरसेस की तरह मार के नहीं जाता है, या फिर हम लोग इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक। तो देखो इसके पास ना सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है बाहर की तरफ स्पाइक्स। ये जो स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स प्रोटीन समझ लो, ये ग्लाइकोप्रोटीन सब है, ग्लाइकोप्रोटीन। जहां पे भी आप ग्लाइको वर्ड सुन रहे हो ना, इसका मतलब ग्लूकोज है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये रिकॉग्निशन का भी काम करता है, बचाव का भी फिर काम करेगा, ठीक। दूसरा है कि इसके पास एक लेयर है, ये बाइलेयर लिपिड है, बाइलेयर लिपिड है। तो बाइलेयर लिपिड ये कहां से बना लेता है? बाइलेयर लिपिड अपने जो होस्ट का जो सेल होगा, होस्ट के सेल से ये बाइलेयर लिपिड बना लेते हैं। फिर उसके पास एक प्रोडक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे बाइलेयर लिपिड की, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ 2 प्रोटीन है। तो कोई भी जो भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का जो हमारे पास मैक्रोफेज है ना, वो मैक्रोफेज कुछ भी इसको डायरेक्टली मैक्रोफेज इसको इंगल्फ नहीं कर पाते, खा नहीं पाते। तो खा नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस है वो मैक्रोफेज के ही साथ अंदर जाके रेप्लिकेट कर जाता है। अगर मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है तो इसका जो प्रोटीन का जो 2 कोट है, प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन का जो 2 कोट है ना, प्रोटीन कोट, एक बाहर की तरफ और एक अंदर वाला। इसके अंदर फाइनली क्या है हमारा, इसके अंदर फाइनली हमारा पास ये है SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर हम लोग इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को खत्म कर पाए या फिर इस RNA को खत्म कर पाए, मार पाए, तो हम लोग बचेंगे। देखो इस लेयर को तोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन को भी तोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लाइकोप्रोटीन हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इसके अंदर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और RNA है तब तक ये अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब ये अपना इससे DNA बना लेगा, और जब वो DNA बना लेगा तो अब वो हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, वो फिर अपना असर दिखाने लगेगा। तो हम लोग हमारे पास जो मैक्रोफेज या WBC फेगोसाइटिक सेल्स है वो सारे इसको डायरेक्टली मार नहीं पाते, क्योंकि इसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होती है, स्पाइक प्रोटीन्स भी होते हैं, तो फाइनली हम लोग इसको मार नहीं पाते। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग इसको मार नहीं सकते हैं तो कम से कम उसे लड़ने की तो क्षमता बढ़ा सकते हैं ना। तो किसी भी वायरस को डायरेक्टली मारना तो पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, उससे अगेंस्ट अपने इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं कि हम लोग मार नहीं सकते बट हम लोग उससे फाइट कर सकते हैं। तो फाइट करने का सेंस क्या है, हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? वैक्सीन बनाते हैं। देखो वैक्सीन में वायरस को मारा नहीं जाएगा, हम लोग क्योंकि इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाता है ताकि हम लोग उससे फाइट कर सकते। तो हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इस HIV वायरस के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। और अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं जिससे हम लोग
एड्स से बच सकते हैं ना, एड्स से बच सकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि हम लोग 2-3 दवाइयों के नाम ले लेते हैं। ड्यूवाइन एक ये, और दूसरा डाइडेनोसाइन। ये 2 मेडिसिन के तौर पर आदमी खाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े और प्रोलॉन्ग हो जी सके। इसका ये परमानेंट क्योर नहीं है ना, ये परमानेंट क्योर नहीं है। तो परमानेंट क्योर नहीं है तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है। देखो हमारे पास ना ही हमारी इम्यूनिटी इसको खा पाएगा, मार पाएगा, ना ही हमारे पास वैक्सीन है, और ना ही ये दवाइयां इस वायरस को मार पाएंगी। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। इसका जो ट्रांसमिशन का तरीका है उसको रोका जाए। तो ट्रांसमिशन का तरीका क्या है? ट्रांसमिशन का तरीका देखो, अगर किसी भी तरह का सीरम का या फिर किसी भी बॉडी फ्लूइड का अगर ट्रांसमिशन होता है तो ये चीजें, ये बीमारी फैल सकती है। जैसे बॉडी फ्लूइड में ट्रांसमिशन कैसे होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, या फिर सेक्स के दौरान सीमेन का ट्रांसपोर्ट हो गया ना, या फिर फीमेल से मेल में बॉडी फ्लूइड आता है किसी भी तरह से ना, तो फिर वो बीमारी फैल सकती है। लेकिन किन किन तरीकों से ये बीमारी नहीं फैलती? अगर आप उसके साथ बैठ के खाते हो या फिर उसके साथ किसिंग कर सकते हो तो भी वो बीमारी नहीं फैलेगी। या फिर आप उसके साथ टॉवल उसका यूज करते हो, सोप यूज कर सकते हो, क्राउडेड में जा रहे हो, एक साथ ऑटो में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो ये बीमारी फैलने वाली नहीं है जब तक कोई बॉडी फ्लूइड का ट्रांसमिशन, जैसे कि सीमेन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस दौरान, या फिर माता से बच्चे में भी ये आ सकता है। पिताजी से बच्चे में आने की संभावना इसमें बहुत कम है। माता से बच्चे में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका प्लासेंटा का कनेक्शन होता है। अगर माँ को एड्स है तो हो सकता है कि बच्चे को एड्स हो जाए उसको प्लासेंटा के थ्रू। तो ये सारे तरीके थे जो ट्रांसमिशन के थे। ट्रांसमिशन मैंने लिखा नहीं बट बोला है, उसको आप लोग लिख लोगे। तो फिलहाल के लिए बस इतने रहने देते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।